हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने स्टॉक टॉक के लिए जो शेयर चुना है उसका नाम है कोरल लैबोरेटरीज। ठीक है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मैंने इसका प्रोडक्ट पेज ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा पता चल जाए, इसलिए। ठीक है, और ये भी मेरे पोर्टफोलियो से है स्टॉक, तो इस वजह से इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। अगर इसमें प्रॉफिटेबल होता हूँ तो भी मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, लेकिन मैं अभी इन्वेस्टेड शेयरों के बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ताकि इसमें और अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी, इसलिए ताकि आपसे प्रॉफिट छूट ना जाए, इसलिए। ठीक है, अच्छी कंपनियों में आप भी इन्वेस्टेड रहो ताकि आपको भी प्रॉफिट ही हो, और अच्छे शेयर्स मैं आपके लिए लाते रहूँगा। ठीक है, और वो भी जो मैं खुद जिसमें इन्वेस्टेड हूँ वही शेयर मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोरल लैबोरेटरीज का जो प्रोडक्ट का पेज ओपन किया है, जिसमें नॉन स्टेरल जो दवाइयाँ है, मेडिसिन है, उसके बारे में है। यहाँ देखो, नॉन स्टेरल्स, मैंने वो क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आई, जिसमें से एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल्स, ये इनके सारे प्रोडक्ट के नेम्स हैं। ठीक है, ये इतने सारे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट यहाँ पे देख लिया, कितने सारे प्रोडक्ट है। आप पढ़ते रह जाओगे कि मतलब मेजॉरिटी ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट के नाम है सिर्फ ये। और यहाँ पे एंटी फंगल अलग है, ये एंटी फंगल के कुछ है। यहाँ पे ये गैस्ट्रो, ये एंटी इमेटिक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप देखते जाओगे ना, मतलब मेजॉरिटी चीज़ें ये कवर करती है। ठीक है, और यहाँ पे मेन तो चीज़ें होती है प्रोडक्ट के ऊपर ही रहता है। यहाँ पे स्टेराइल भी है कुछ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे स्टेराइल में देखो, स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड, इंजेक्टेबल, और यहाँ पे बहुत सारे ये चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, इंजेक्टेबल ये सारे हैं। ठीक है, ड्रॉप से इंजेक्टेबल इंजेक्शन जो होते हैं, तो इतने सारे चीज़ें, इतने सारे प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है, ये कंपनी के पास, जो ये मैन्युफैक्चर करती है। देखो, मैं जितना स्क्रॉल डाउन करूँ उतने सारे यहाँ पे प्रोडक्ट के लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है, और अभी हम इसका शेयर देख लेंगे। ये आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कंपनी के पास प्रोडक्ट कितने हैं, क्या है, कैसी कंपनी है, ये सबसे मेन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का यहाँ पे शेयर के बारे में देखेंगे, जो जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने ओवरऑल देख लिया प्रोडक्ट, कंपनी क्या है, क्या करती है, और कैसी है कंपनी, इसके प्रोडक्ट कैसे है। तो अभी देखने के बाद हम इसका शेयर कैसा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो शेयर में कितना दम है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोरल लैबोरेटरीज का, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर बता रहा है, और ये ऑलरेडी लो के आसपास है, इसीलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अच्छी कंपनी अगर आपको लो के आसपास दिखाई दे तो उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो मैं आपको बता दूँ, इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न तो दिया नहीं, इस वजह से देखो यहाँ पे 265 का जो लो है, उससे ये 293 पर अभी है। ऑलरेडी ये इतना तक जा चुका है, ये 52 वीक के अंदर। वहाँ से ये बहुत सारा करेक्ट भी हो चुका है, उसके पीछे की वजह भी जानेंगे हम, बाकी सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पहले स्वॉट एनालाइज करते। देखो, कल भी मैंने एक जो शेयर किया, आपके साथ डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने बात की थी, उसमें भी स्ट्रेंथ कम थी और वीकनेसेस ज़्यादा थी। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है, स्ट्रेंथ यहाँ पे 5 है, वीकनेसेस 8 है। तो स्ट्रेंथ में यहाँ पे जो है, स्ट्रेंथ जो पॉइंट बता रहा है, नंबर 1 पॉइंट जो बता रहा है यहाँ पे, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो अच्छा है कंपनी में, ये स्ट्रेंथ है, इसमें कैश फ्लो होना चाहिए बैंक में
कैश का आना जाना होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें है, ये कंपनी में है। तो अच्छा ये अपॉर्चुनिटी, ये स्ट्रेंथ होता है। फिर वीकनेसेस में यहाँ पे बता रहे कि कंपनी विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पहले से ही प्लान करके बैठी है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो कॉस्ट उसका ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ये एक वीकनेसेस में गिना जा रहा है, ठीक है, कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सोच के पहले से ही कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसकी। तो ये एक इनका वीकनेसेस है, उस 8 वीकनेसेस है उसमें से एक यहाँ पे बताया गया है। हम क्लिक करेंगे तो बाकी भी वीकनेसेस यहाँ पे सारी पढ़ने के लिए मिल सकती है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ में 2 ही अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कंपनीज विद द करंट जो पी है, जो ये भी लास्ट हमने बात किया वो शेयर में भी सेम था कि इसका पी जो है बहुत 3 साल और 5 साल के से भी लेस है, कम है, ठीक है। 3 साल का पी और 5 साल का पी देखने जाए तो उससे भी यहाँ पे ये कम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी 8 साढ़े 8 का पी है। तो पी जितना कम है उतना अच्छा होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी अच्छा है, इसका प्राइस टू अर्निंग अच्छा है। और यहाँ पे एक थ्रेड बताया है, थ्रेड यहाँ पे क्या बता रहा है कि डी ग्रोथ इन रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन रिसेंट जो भी रिज़ल्ट है उसके अंदर ये कम हुआ है। तो डी ग्रोथ हो रहा है, कम हो रहा है, इस वजह से भी यहाँ पे डर है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल और बाकी सारी चीज़ें देख लो तो देखो मार्केट कैपिटल बहुत कम है, 104 करोड़ की कंपनी। प्रोडक्ट लिस्ट तो देख लो कितने सारे प्रोडक्ट थे, बट कंपनी कितनी करोड़ की है, 100 करोड़ की। क्यों इतना कम हुआ रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है और इसका शेयर भी गिर चुका है, तो मार्केट कैपिटल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटल या इसका 104 करोड़ है, 104 करोड़ की कंपनी है, बहुत कम इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो डिविडेंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पीबी रेशियो भी अच्छा है, ठीक है, फेस वैल्यू 10 का है। तो बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी लाइक दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हम यहाँ पे इसका चार्ट देखेंगे। चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि चार्ट से हमको थोड़ा बहुत या ज़्यादा हमको आइडिया आ जाता है कंपनी के बारे में। चलो इसका पहले 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मंथ का चार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 मंथ 1 मंथ का चार्ट यहाँ पे ओपन, ज़रा नेट का प्रॉब्लम है इस वजह से शायद जल्दी नहीं ओपन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आ गया, 1 मंथ का चार्ट आ गया। यहाँ पे देख लो 1 मंथ का चार्ट कैसा दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट ये फॉल हुआ है। कब से फॉल हुआ? 12 नवंबर के बाद। ये 12 नवंबर है। 12 नवंबर के बाद बड़ा फॉल आया इसमें। कितना गैप डाउन है, डाउन हुआ है। गैप अप होता है मतलब ऊपर जाता है, या गैप डाउन मतलब कितना गैप छोड़ के ये कंपनी का भाव कहाँ तक आ गया देख लो, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस था 12 नवंबर को जो 378 का हाई था, फिर वही चीज़ देख लो 15 नवंबर को जब मार्केट खुला, फिर 378 वाला जो 329 का हाई दिखा रहा है और लो 326 का दिखा रहा है, मतलब वहाँ गया। फिर वहाँ से अभी गिर के देखो 300 के भी ये शेयर नीचे आ गया। 378 से 300 के भी नीचे आ गया, लगभग 100 पॉइंट के आसपास ये गिरने को आ गया है। तो और ये 1 महीने का चार्ट है, यहाँ पे देख रहे हो। ये मैंने 1 मंथ का ही चार्ट यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। और अभी हम इसका 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 3 महीने का चार्ट भी देख लो।
वैसे ये लगभग ये डाउन साइड ही दिख रहा है, इतना भी डाउन नहीं, बट यहाँ से सडनली डाउन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट देख लो, 6 महीने का भी चार्ट देखो, कुछ खास तो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे बहुत कंपनी स्टेबल ही था, शेयर स्टेबल ही था, फिर बाद में यहाँ पे जो गिरा है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं दिया और इस तरीके से वो डाउन जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो 1 साल का चार्ट है, 1 साल में उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था और यहाँ तक एक हाई मारा था जो हमने 582 यहाँ पे दिखा रहा है जो प्राइस, और वो 26 मई को मारा था हाई। वहाँ से ये लगभग शेयर देखो आधा तो हो ही गया है। ठीक है, वहाँ से मई से अभी तक ये आधा हो गया, 50% हो चुका है। तो अभी इसमें चांसेस है बढ़ने के, बहुत चांसेस है। 50% वो कवर भी कर लेगा या 50-60% भी जाएगा ये शेयर। तो यहाँ से बहुत गिरा हुआ है शेयर। ठीक है, और यहाँ पे 5 साल का चार्ट भी देख लो। 5 साल में भी ये शेयर, कंपनी का शेयर, तो एक टाइम पे 2017 में 1100 के आसपास था, 1175। तो तब से ये गिर गिर के बहुत गिरा है ये शेयर। ठीक है, तो जो 5 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये 1100 के भाव पे अगर निकले रहते, क्योंकि 5 साल पहले जो भाव था इसका 500-600 के आसपास ही था, उसके बाद ये 1200 हो गया था, डबल कर दिया था। बट और 2017 से 2000 मतलब एक ही साल के अंदर इसने डबल कर दिए थे। फिर उधर से फिर थोड़ा डाउन मारना चालू हुआ। देखो, एग्ज़िट करना कब है ये भी पता होना ज़रूरी होता है, नहीं तो, और प्रॉफिट में एग्ज़िट करो तो अच्छा लगता है, लॉस में एग्ज़िट करने में क्या मतलब है। और इस वजह से ये सारी चीज़ें डिटेलिंग देखना पड़ता है और स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैक्स टू मैक्स देख लो। यहाँ से ये 2001 का जो प्राइस बता रहा है, वहाँ से ये कंपनी जो 2000 के टाइम से ये 15-16 रुपये, 13-14 रुपये का जो भाव दिख रहा है, 12-13-14 यहाँ पे दिख रहा है, 11-12 का भी प्राइस दिख रहा है, 9 रुपये भी दिख रहा है, बीच में 8 रुपये भी दिखा। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है, मतलब 20 साल के अंदर ये कंपनी ने अच्छा खासा, देखो लॉन्ग टर्म में कभी भी कंपनियां बहुत कमा के देती है और अच्छी कंपनी में रहे। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम क्या होता है, क्या कैसी दवाइयाँ बना रही, क्या कर रही है, इसका मार्केट में प्रोडक्ट जा रहा है कि नहीं, दवाइयाँ चल रही है कि नहीं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से ये इसने बहुत इन्वेस्टर को बहुत कमा के दिया। 8-9 रुपये से ये देखो 1200 तक गया था। ठीक है, 1100-1200 जाने के बाद फिर उसने डाउन मारा। ठीक है, तो बहुत बड़ा करेक्शन आया 2017 के बाद। ठीक है, 2017 के बाद कुछ बैड न्यूज़ वगैरह आया रहेगा। फिर उसके बाद एक बार फिर से उछाल आया था, 500-550 गया था, फिर एक बार डाउन आया। तो हमने इसका मैक्स चार्ट भी देख लिया, पूरे 20 साल का चार्ट देख लिया हमने। तो उस हिसाब से अभी भी कंपनी में थोड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अभी हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, अभी हम पहले यहाँ पे देखो प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो प्राइस परफॉर्मेंस में सब नेगेटिव में नज़र आ रहा है। मतलब एक वीक में भी 9% डाउन है, एक मंथ में 21% डाउन है, तीन महीने में 30% डाउन है। ठीक है, और जनवरी से अभी तक देख लो 5% तक ये डाउन है। एक साल के अंदर देख लो, एक साल का रिटर्न क्या है, नेगेटिव में कितना है, 6.5% तक ये डाउन में है। और 3 साल का इसका रिटर्न देख लो, लगभग 25% तक ये डाउन है। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत लॉस करके दिया हुआ है सालों से, 3 सालों से भी जो इन्वेस्टेड है उनको। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी का कोई अभी भी ग्रोथ बाकी है। कोरेल लैबोरेटरीज इसका न्यूज़ एक बता रहा है कि इसका सितंबर का नेट सेल जो है यहाँ पे 18 करोड़ हुआ है, जो 1.5% पकड़ लो, 1.5% बढ़ा है। मतलब सेल में भी इतना इम्प्रूवमेंट आया हुआ नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, फार्मा कंपनी होते हुए भी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे
इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स भी है, कुछ बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, बट 2019 के, तो लेटेस्ट कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। और यहाँ पे हम चलो कंपनी का फाइनेंशियल पे हम यहाँ पे आ गए हैं, ये पेज पे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका 2017 में देखो 95 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। उसके बाद 92 करोड़ का रेवेन्यू है, फिर 91 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब लगभग स्टेबल ही है 3 साल से। फिर बाद में 2020 में थोड़ा सा रेवेन्यू घट गया, फिर देखो 2021 में 96 है और 2021 बाकी है, तो ऑलरेडी इसका रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस है, तो डरने की कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो। 2017 में 16 करोड़ का था प्रॉफिट, फिर बाद में कम हो गया, 2018 में 12 करोड़ का हो गया, फिर 10 करोड़ का हो गया, फिर घट गया थोड़ा 2019 में, फिर और घट गया 2020 में। इस वजह से भी शेयर गिरते जाते, देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें गिरने के चांसेस इसी वजह से होते हैं कंपनी में, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से देखो उछाल किया, तो अब भी है ना चांस, तो अब भी लोगों को मौका है बाय करके, अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे बाय करके चलेंगे तो चांसेस है यहाँ पे 50-60% तक तो रिटर्न आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मुझे भरोसा है ये कंपनी में इतना रिटर्न मिल सकता है। ये तो मिनिमम की बात है, मैक्स टू मैक्स वो कितना, वो जो उसका हाई था उसको भी आगे जाके टच कर सकता है, बट ये शॉर्ट टर्म की बात है ना, ये रातों रात होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि इसके प्रमोटर्स जो है सबसे ज़्यादा शेयर लेके बैठे। देखो प्रमोटर ने लेके बैठा है, मतलब कंपनी के प्रमोटर को पता है मेरी कंपनी अच्छी है और सबसे ज़्यादा होल्ड करके वही बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो नंबर है वो पब्लिक ने लिया, जो भी कुछ छुटा इनसे शेयर्स वो पब्लिक के हाथ में है। तो पब्लिक और प्रमोटर, कंपनी के मालिक और बाहर की पब्लिक, ठीक है, तो उनके पास ही शेयर से ज़्यादा, ठीक है। और थोड़ा बहुत FIs को मिले हैं, FIs मतलब फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट पैसा लगा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा कंपनी के मालिक को सबसे ज़्यादा पता रहता है कि कंपनी का शेयर, और यहाँ पे किसी ने प्लेज भी नहीं किया। प्लेज भी होता है कि गिरवी रखा है शेयर, कर्जा है, कुछ है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं। देखो दो FIs ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। म्यूचुअल फंड को तो चांस ही नहीं मिला, क्योंकि DIC म्यूचुअल फंड होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिया के, और तो उनको तो चांस ही नहीं मिला। पब्लिक के पास शेयर्स है, फिर प्रमोटर्स के पास है, और थोड़ा बहुत FIs को मिल गए शेयर्स। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के बारे में अच्छा ही है, इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और आगे इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत बाकी है। तो इस वजह से चांसेस है ये कंपनी में, जैसे ये अचानक में जो गैप डाउन हुआ था, डायरेक्ट गैप अप भी हो सकता है। और ऑलरेडी ये BSE पे लिस्टेड होता है, तो BSE पे ज़्यादा मोमेंटम आते हैं, और BSE के शेयर जल्दी मिलते भी नहीं हैं, और क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर बहुत कम होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मिल जाते हैं शेयर्स तो लेके रखो, और थोड़े थोड़े करके लेके रखो। एकदम से ज़्यादा लेके रखोगे तो डर होता है कि अगर भाव थोड़ा और गिर गया तो 5-10% थोड़ा डाउन सहने की भी ताकत रखनी चाहिए, ठीक है। कोई 20-20, 25-25% भी शेयर डाउन होता है तो भी ताकत होनी चाहिए कि वो शेयर को फिर से ख़रीदो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये पूरा शेयर मार्केट ग्लोबल मार्केट के ऊपर चलता है, न्यूज़ पे चलता है, ठीक है। हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स कैसी चल रही उस हिसाब से चलता है, ठीक है। गवर्नमेंट कैसी चल रही है उस हिसाब से चलता है। तो ये इंडियन मार्केट पे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता ही है, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ भी हो तो इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से शेयर्स अप्स डाउन्स होते हैं। बाकी चीज़ें जो है कंपनी को आगे लेके जाती है, वो उसका कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का सेल्स है, वही कंपनी को आगे लेके जाते हैं, और वही उसी की वजह से इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, तो इसमें इन्वेस्ट करके आराम से चल सकते हो। ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। अभी हम थोड़ा बहुत ओवरऑल मार्केट के बारे में जानते हैं
कि आज मार्केट बहुत गिरा था और कंटिन्यूसली गिर रहा है, एक हफ्ते से, लास्ट वीक से गिर रहा है, आज भी गिरा था। तो थोड़ा बहुत मार्केट को देख लेते, निफ्टी को देख लेते। आज ज़्यादा से ज़्यादा गिरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो आज का लो है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 ओपन किया है, तो यहाँ पे जो मार्केट है, ठीक है, तो वो 17,416 पे अभी क्लोज़ हुआ है और 348 पॉइंट गिरा है, मतलब लगभग 2% तक ये मार्केट गिरा हुआ है। और इसने लो जो टच किया था 17,280 का, ठीक है, और इसने पूरे जनवरी से अभी तक का जो रिटर्न दिया है उसने 24.5% दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हम थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट निकालते हैं। यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देख लो, पहले 1 डे का चार्ट देख लेते हैं आज का। तो आज का चार्ट देख लो, पूरा नेगेटिव है और पूरा डाउन है। यहाँ तो डाउन दिखेगा ही, बीच में थोड़ा सा ऊपर आया था, ठीक है, रिकवर होने के लिए। अभी देखो कल का कैसा है। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि मार्केट अगर ज़्यादा गिर जाता है कंटिन्यूसली, तो एक ना एक दिन वो फिर से ऊपर आने के लिए कोशिश करता है, और ऊपर आ जाए तो फिर वो कुछ दिन रहेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है। और मैं ऑलरेडी वीडियोस में मैं मेरे बताते जाता हूँ, मार्केट अगर वो ऊपर है, बहुत अप गया हुआ है, तो थोड़ा डर रहता है कि उसमें डर रहता है कि हम कमा पाएंगे क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि उसी में निकलने का चांस रहता है, तभी शेयर्स बेच के निकलने का मौका रहता है। और ऑलरेडी तभी डरना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसका 5 डे का चार्ट, ठीक है। 5 डे का चार्ट में क्या बता रहे हैं यहाँ पे अभी हम 5 डे का चार्ट देखे रहे हैं। 5 दिन के चार्ट में यहाँ पे देख लो, वहाँ पर भी आपको ये डाउन ही नज़र आएगा, ठीक है। 5 डे का चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे 5 डे का नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, ये 5 डे का चार्ट है। 5 डे का चार्ट भी देख लो, ये 5 डे का चार्ट है। 5 डे का चार्ट भी यहाँ पे डाउनवर्ड ही है, सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है जैसे 1 डे का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देख लो, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, डे की कैंडल्स है ये। 1 महीने का चार्ट भी पूरा डाउन साइड ही है, मतलब मेजॉरिटी 1 महीने से शेयर्स गिर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है। 3 महीने का चार्ट देखोगे तो ये अप गया था, फिर यहाँ से देखो करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये सारा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे किधर तो वो आएगा, बट इतना नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं गिरेगा, ऐसा गिर नहीं सकता। यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर थोड़ा बहुत गिरा, फिर आगे फिर जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट बहुत बढ़ चुका था, तो उसको कहीं ना कहीं जाके करेक्ट होना ही था। और बड़े बड़े जो शेयर्स है जो मार्केट को लीड करते, जैसे कि आपको बता दें, और जो बड़े शेयर्स होते हैं जैसे ये, ठीक है, ये जो होता है ये ही डाउन कराते हैं, ठीक है। स्टॉक ड्रैगिंग इंडेसेस, मतलब इंडेसेस गिराना, मार्केट को गिराने का काम ज़्यादा ये करते हैं, क्योंकि रिलायंस ही सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल होल्ड करता है, और उसी में मोस्ट ऑफ लोगों के और अपना इंडेसेस में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर ही रहता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन बड़े बड़े शेयरों में रहते हैं, और ये गिर जाते, देखो ये गिर गया तो इसका मतलब पूरा मार्केट को गिरा देते। ये गिर गया, ये HDFC बैंक गिर गया, बड़े बड़े जो कंपनीज़ है जो ये गिर गए ना, तो पूरे मार्केट को भी गिरा के रख देते हैं। तो क्योंकि इनके मार्केट कैपिटल उतना रहता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे, और ये टेक्निकल भी यहाँ पे बेयरिश ही बता रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली चेंजेस भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट डाउन है तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं रहती। मार्केट डाउन है इसका मतलब हमको खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अरे अच्छे खासे शेयर्स आपको सस्ते भाव में मिल रहे हैं, तब भी लेना रहता है। जब लोगों ने लॉकडाउन में ऐसे ख़रीदा, जब शेयर्स गिरे थे,
तभी लोगों ने बाद में बहुत सारा पैसा कमाया। मोस्ट ऑफ लोगों के पैसे डबल हो गए, जल्द से जल्द हो गए, 1-1.5 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने के अंदर पैसे डबल हो गए। तो वही अपॉर्चुनिटी होती है, जब शेयर्स गिरते तब लेना चाहिए, जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब थोड़ा थोड़ा लो, और या फिर नहीं भी लेते तभी भी चल सकता है। तभी लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। जब मार्केट चढ़ता है तब प्रॉफिट बुक करना होता है, और जब मार्केट गिरता है तब थोड़ा थोड़ा करके शेयर्स कलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, ये शेयर्स गिरा हुआ है तो मैंने तो ख़रीद के रखा हुआ है। आपको अगर लगे तो ख़रीद के रख सकते हैं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और ऑलरेडी मैं जो भी शेयर्स के बारे में बात करता हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो से होते हैं। ठीक है, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कोई आपका घाटा होने वाला नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और अच्छी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और आपके एक फ़ायदे की इन्फॉर्मेशन होगी। मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो आप भी प्रॉफिटेबल होगे। अभी मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो डाउन रह गए तो डरने की कोई बात नहीं है, वो शेयर्स आप ले सकते हो फिर से, अगर कंपनी अच्छी है तो। अगर मेरे पोर्टफोलियो वाले में से आपके पास भी कोई कंपनी है तो ज़रूर उसको ले सकते हो, क्योंकि उसमें चांसेस है ग्रोथ के। ठीक है, यही मौका रहता है कंपनीज़ को बाय करने का, शेयर्स को बाय करने का और प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने का, क्योंकि जितने शेयर ज़्यादा खरीदोगे उतना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, बड़ा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।